हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको ऐसी 4 जरूरी बातें बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए जब भी आप अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या है? तो पहला कि किस टाइप के रिस्क होते हैं जब भी आप कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, अगर आप बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क है, तो अगर आप अपना पैसा बैंक में सेव करेंगे तो क्या वहाँ पर आपका पैसा सेफ है। और तीसरा, हम जानेंगे कि आपकी एज के अकॉर्डिंग किस टाइप के रिस्क होते हैं आपके पैसे के ऊपर। और चौथा, हम जानेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग भी आपके पैसे के ऊपर किस टाइप के रिस्क आते हैं, कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से भी आप अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ कि आपके पैसे पर किस टाइप के रिस्क होते हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉड। तो जब भी आप अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के रिस्क हो सकते हैं, जिसमें से एक है फ्रॉड, जो कि इंडिया में कई लोगों के साथ होता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में अपना पैसा कुछ ऐसे लोगों को दे देते हैं जो कि उनको बोलते हैं कि हम आपका पैसा 20 दिन में डबल कर देंगे, 2 महीने में डबल कर देंगे, आपका पैसा जो भी है 1 साल के अंदर आपको 3 गुना 4 गुना होकर मिल जाएगा। तो इस चक्कर में वो कहीं ऐसी जगह पर पैसा डाल देते हैं जहाँ कि उनका पैसा फंस जाता है या फिर लोग उनका पैसा लेकर भाग जाते हैं। तो इस टाइप के काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपके सामने भी आए होंगे, जैसे कि चिट फंड वगैरह की जो कंपनीज होती हैं। इसके अलावा लोग कमेटी में भी पैसा लगाते हैं जहाँ की कुछ लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं, और भी काफ़ी टाइप के ऐसे फ्रॉड हैं। तो जब भी आप पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर फ्रॉड होने का रिस्क रहता है। तो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए कि आप जिस जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को ऑलरेडी मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में समझा चुका हूँ। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं महंगाई। तो आज आप जो चीज़ 10 रुपये में खरीद रहे हैं तो आगे आने वाले 10 सालों में हो सकता है कि वही सेम चीज़ आपको 20 रुपये में मिले। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होता है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि महंगाई बढ़ती है हर साल किसी न किसी परसेंटेज से, जो कि अभी करंटली में चल रहा है 5 से 7% के आसपास। तो अगर हम मानते हैं कि महंगाई अगर 7% से बढ़ रही है तो जो चीज़ आप 10 रुपये की खरीद रहे हैं आज, अगले 10 सालों में वही सेम चीज़ आपको 20 रुपये की खरीदनी पड़ेगी। और हो सकता है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो वो चीज़ और भी ज़्यादा महंगी हो जाए। तो जब भी आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपको इतना रिटर्न तो मिले जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। बिकॉज अगर वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाएगा आपको जो रिटर्न है, तो आपके पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। तो इसके बाद जो तीसरा रिस्क है वो है टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ इस टाइप का रिस्क बना रहता है कि आप किस टाइम पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं जिस टाइम की मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रही है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि आगे आने वाले टाइम में अगर मार्केट किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे कि अभी कोरोना आया इस रीज़न की वजह से हुआ था, और फ्यूचर में कोई और भी रीज़न होता है उसकी वजह से अगर मार्केट गिर जाती है तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया है और आपने सही से प्लानिंग नहीं की है, आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से ये टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपके पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो सकती है आगे आने वाले टाइम में, और आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको काफ़ी बड़ा नुकसान वहाँ देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो अगर फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी बीमारी की वजह से, जैसे कि अभी चल रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ और बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है, तो आपका पैसा भी इतना ग्रो नहीं करेगा। बाय द वे ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी ग्रो ही होने वाली है। इंडियन इकोनॉमी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ग्रो करेगी फ्यूचर में। बट अगेन आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए जिन जिन चीज़ों की वजह से आपके पैसे पर इफेक्ट पड़ सकता है। और पांचवी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि बाहर यूएस में, जापान में, चाइना में कुछ भी वॉर होती है, या फिर जैसे कि आपने अभी देखा रिसेंटली कि चाइना से कोविड-19 केसेस इंक्रीज होकर पूरी दुनिया में फैल गई, जिसकी वजह से हर एक देश में मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ा, बिकॉज जो भी गुड्स का लेन देन था दूसरे देशों के साथ, और इसके अलावा जो दूसरी टाइप की सर्विसेज थी जो कि हम यूएस, चाइना इस टाइप के दूसरे देशों के साथ कर रहे थे, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। काफ़ी सारी एयरलाइंस बंद हो गई। इसके अलावा गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा।
तो इसकी वजह से हुआ क्या कि इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी सारे सेक्टर्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसकी वजह से हुआ क्या कि शेयर मार्केट का प्राइस नीचे चला गया और लोगों की इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की हुई थी उसका रिटर्न भी काफ़ी नीचे हो गया। तो अगेन एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे काफ़ी सारे हैं जिसकी वजह से फ़र्क पड़ सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो आपको ये चीज़ें भी कंसीडर करनी है। तो इसके बाद हमारे सामने पॉइंट निकल कर आता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड रिस्की है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी कोरोना आया, या फिर इसके अलावा फ्यूचर में अगर कोई दूसरे देशों के साथ वॉर हो जाती है तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक में सेव करें, तो क्या हमारा पैसा वहाँ सेफ रहेगा? तो आइए उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन जब आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है वो है इन्फ्लेशन का रिस्क। बिकॉज बैंक में आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको इतना इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो वहाँ आपको 2 से 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है। उसके अलावा अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ 5-6% का आपको मिल जाता है। उसके अलावा आप PPF वगैरह में, सुकन्या समृद्धि, इनके अंदर भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको करीब 6 से 8% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो अगेन अगर आप बैंक में अपना पैसा रखने की सोच रहे हैं तो वहाँ आपको आपके पैसे पर फ्यूचर में नुकसान ही होने वाला है। बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की जो वैल्यू है फ्यूचर में कम ही होने वाली है। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है 7% से और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से 3-4% का या फिर 5% का, तो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट पर 2 से 3% तक का नुकसान हो रहा है हर साल और आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये चीज़ आपको जरूर कंसीडर करनी है अगर आप सोच रहे हैं कि आप बैंक में पैसा सेव करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे सामने दूसरा पॉइंट है, जब भी आप बैंक में पैसा डालते हैं तो वहाँ आपके पैसे पर पहले तो 1 लाख की लिमिट थी, बट अभी ये लिमिट इंक्रीज करके 5 लाख कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस की, कि आपके पैसे पर बैंक आपको सिर्फ 5 लाख का ही इंश्योरेंस देगा। अगर आपने 10 लाख की FD करवाई हुई है और बैंक डूब जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके 10 लाख में से आपको 5 लाख ही वापस मिलेंगे। आपके FD के बचे हुए 5 लाख आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो अगेन आपको ये चीज़ें भी कंसीडर करनी है। तो तीसरा पॉइंट हमारे सामने है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप बैंक में पैसा रखते हैं तो वो किस चीज़ के लिए सही है। अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इमरजेंसी फंड के लिए आप बैंक को यूज़ कीजिए। आपका जो भी इमरजेंसी फंड का पैसा है 6 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने का, उसके लिए आप सेविंग बैंक में थोड़ा पैसा रख सकते हैं, थोड़ा FD में डाल सकते हैं। उस चीज़ के लिए आप बैंक अकाउंट को यूज़ कीजिए। बिकॉज इमरजेंसी फंड एक ऐसा अमाउंट है जो कि आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इमरजेंसी फंड के लिए आपको इंटरेस्ट के पीछे नहीं भागना है कि आपको यहाँ पर कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। इमरजेंसी फंड हमेशा एक ऐसी जगह पर सेव होना चाहिए जहाँ की जरूरत पड़ने पर आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकें। तो बैंक अकाउंट उसके लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इसके बाद हमारे सामने अगला पॉइंट आता है जो कि है आपके एज के अकॉर्डिंग आपको किस टाइप के रिस्क देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका रिस्क लेवल कम होता जाता है। बिकॉज आप अगर अपने 20s में हैं तो आप वहाँ थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट पर एक काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज आपके पास एक काफ़ी लंबा टाइम होराइजन है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे कि उस लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिकॉज इन द फ्यूचर इंडियन इकोनॉमी ग्रो ही होने वाली है। और दूसरा, अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो आपका जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी कम होगा। बिकॉज आप अगले 1-2 साल में ही रिटायर होने वाले हैं और आपकी सैलरी बंद हो जाएगी। तो आप अपने पैसे के साथ एक ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जिससे कि अगर फ्यूचर में अगर मार्केट डाउन होती है और मान लीजिए कि आपने पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो होगा क्या कि अगर आपको किसी खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप वहाँ से निकाल नहीं पाएंगे बिकॉज मार्केट डाउन है। तो आपका वहाँ रिस्क लेवल कम है, आप उस पैसे को डेट में इन्वेस्ट करेंगे या फिर FD वगैरह में या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि आपका पैसा वहाँ सिक्योर रहेगा। वहाँ पर मार्केट के अप डाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप अपने पैसे को जब चाहे निकाल सकते हैं और अपना जो भी मंथली एक्सपेंस है, ईयरली एक्सपेंस है, उसको आराम से चला सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ कैसे आप अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने रिस्क लेवल को पहचान सकते हैं। तो इसके लिए थंब रूल है कि आपकी जो एज है आप उसको जब 100 से माइनस करते हैं, मान लीजिए कि आपकी एज 20 ईयर्स है तो आप 100 - 20 कीजिए तो आपके सामने 80 निकल के आता है। तो 80% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20% आपको डेट में इन्वेस्ट करना है। आपकी एज मान लीजिए 50 है तो आप 100 - 50 करेंगे तो 50%
आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, 50% आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगेन आपकी एज अगर 80 है तो आपका सिर्फ 20% ही इक्विटी में जाना चाहिए और 80% आपको डेट में ही रखना चाहिए। तो अगेन इस थंब रूल को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं तो इस थंब रूल को 100 की जगह 80 से यूज़ करता हूँ कि 80 माइनस आपकी एज, जो नंबर आपके सामने निकल कर आता है उसको ही आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। बिकॉज रिस्क में भी आपको थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलना चाहिए और उस मार्जिन से काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग आपके इन्वेस्टमेंट पर किस टाइप के रिस्क आते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे वहाँ रिस्क देखने को मिलते हैं। तो उन रिस्क को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप गोल बनाते हैं, मान लीजिए कि आपने गोल बनाया है कि आपको एक कार लेनी है, तो आपको उस गोल के लिए जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वो कार कब लेनी है। अगले 3 साल में वो कार लेनी है आपको, अगले 5 साल में लेनी है, या फिर अगले 1 साल में ही वो लेनी है। तो अगर आप बोलते हैं कि आपको अगले 1 साल में ही वो कार लेनी है तो वहाँ पर आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि आपको 3 साल में वो कार लेनी है तो उसी हिसाब से आप अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं। और आप बोलते हैं कि नहीं, आपको अगले 10 साल बाद वो कार लेनी है तो उसी हिसाब से आप अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग भी आपके जो इन्वेस्टमेंट टूल हैं वो चेंज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिस्क लेवल भी चेंज होता है। उसके अलावा आप जो अपना गोल बना रहे हैं वो आपको देखना है कि वो एक कंपल्सरी गोल है या फिर वो ऑप्शनल गोल है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका एक गोल है कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है 1st क्लास में किसी एक अच्छे स्कूल में, तो वो एक ऐसा गोल है जो कि कंपल्सरी गोल है। बिकॉज आप उस गोल को 2-3 साल के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपके जो बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि अगले 5 साल बाद आपको आपके बच्चे का एडमिशन है 1st क्लास में करवाना है, तो अगले 5 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप 5 साल में आपके पास पैसे जमा नहीं हुए तो आप 2 साल और एक्सटेंड कर लेंगे, 2 साल बाद अपने बच्चे का एडमिशन करवा देंगे। तो इस टाइप के गोल होते हैं जो कंपलसरी गोल होते हैं, जैसे कि आपके बच्चे की शादी होगी, उसकी एजुकेशन होगी, ठीक है, या फिर आपका रिटायरमेंट हो गया जो कि कंपलसरी गोल है, आपको उसी के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे गोल भी होते हैं जो कि ऑप्शनल गोल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक आईफोन लेना है अगले 3 साल बाद, तो आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, तो मान लीजिए कि अगले 3 साल में आप उसके लिए पैसा अच्छे से सेव नहीं कर पाए, तो आप उस गोल को पोस्टपोन कर सकते हैं अगले 1 साल के लिए कि चलो कोई बात नहीं, मैं और 1 साल अपने गोल को एक्सटेंड कर देता हूँ, या फिर कोई इमरजेंसी आ गया, आपने पैसा वहाँ यूज़ कर लिया है, तो आप अपने गोल को एक्सटेंड कर सकते हैं अगले साल के लिए कि आप ये जो आईफोन है आपको जो लेना है वो अगले साल ले लेंगे। तो इसी टाइप से आपको अपने गोल्स को क्लासिफाई करना चाहिए कि कौन से कंपलसरी गोल हैं, कौन से नेगोशिएबल गोल हैं। तो आपको अपने गोल्स कैसे बनानी चाहिए, आपके गोल्स का टाइम होराइजन आपको किस टाइप से रखना चाहिए, वो कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है, या फिर किस टाइप का आप रिस्क ले सकते हैं अपने गोल पर। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगा, और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और इसके अलावा हमारे सामने एक तीसरा पॉइंट निकल कर आता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग भी आपका रिस्क लेवल चेंज होता है। वो कैसे होता है, मान लीजिए कि आपका एक गोल है अगले 10 साल के लिए, ठीक है, कि आपको 10 साल बाद किसी भी XYZ गोल के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आपको इन्वेस्ट करते करते 8 साल हो गए हैं, तो आपने इन 8 सालों में जो रिस्क लिया, हो सकता है कि आगे आने वाले 2 साल में आपको वो रिस्क उतना नहीं लेना, आगे मार्केट कंडीशन शायद अच्छी ना हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको उस पैसे को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम हाई रिस्क लेवल इंस्ट्रूमेंट टू लो रिस्क लेवल, जैसे कि आपको इक्विटी से डेट में ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको कोई गोल है कि आपको 1 साल बाद XYZ पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप लो रिस्क जो इन्वेस्टमेंट टूल है आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे, ना कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट टूल में। तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग भी आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो चेंज होता है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मैंने आपको रिस्क के बारे में अच्छे से समझाया, तो आपको अपना रिस्क लेवल पता चल गया है। तो अगर आपके कुछ भी सजेशंस है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अगर आपके कुछ भी फाइनेंशियल क्वेरीज हैं, आप अपने गोल्स के लिए कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं, आपके गोल हैं कि आपको कार खरीदनी है, आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, या फिर आपको कहीं वेकेशन पर जाना है उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी है, और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कितना पैसा कहाँ पर सेव करना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी सारी फाइनेंशियल क्वेरीज को सॉल्व करने में और आपका फाइनेंशियल प्लान बनाने में। और अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।